Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of anatomy. मैं हूं आपका अपना डॉक्टर श्रीकांत वर्मा। इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं जीआईटी डेवलपमेंट की। क्या क्या चीजें हम इस यूनिट में ऑब्जर्व करेंगे? यस, वी विल लुक फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जीआईटी, देन वी विल लुक फॉर द जीआईटी डेवलपमेंट, फिर हम जीआईटी रोटेशन की बात करेंगे। अगर जीआईटी के रोटेशन में एबनॉर्मलिटी होती है तो कौन कौन सी बीमारियां होती है, पीडिया सर्जरी के साथ इंटीग्रेट करेंगे। वी विल लुक एज यूजुअल फॉर द फोकस एरियाज और साथ में रिवीजन कैप्सूल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो देखने ही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। डू यू रिमेंबर दिस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन? हमने देखा था कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था उस समय दो कैविटीज नजर आ रही थी। यस सर, दिस इज अवर येलो कलर। येलो कलर मींस इट इज शोइंग द एंडोडर्म, और एंडोडर्म की कैविटी को हमने कहा था प्रिमिटिव योक सैक। ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है वो शो कर रहा है हमारा एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट के अंदर जो कैविटी बन रही थी वो थी हमारी एमनियोटिक कैविटी। ओके, फिर अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो देखा जाता है कि एपीब्लास्ट वाला जो एरिया है वो तेजी से ग्रो करता है। यस सर, सो दिस इज अवर एरिया ऑफ द एपीब्लास्ट विच इज ग्रोइंग रैपिडली रैपिडली रैपिडली। तो यहां पर आपका ग्रोथ ज्यादा नजर आ रहा है, जबकि इसके कंपैरिजन में एंडोडर्म वाला पार्ट जो है वो कम ग्रोथ करता है। सो यू विल सी सच काइंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। एग्री सर। अब धीरे धीरे आप देखते हैं कि एपीब्लास्ट वाला एरिया ज्यादा बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। सो यू विल बी एबल टू सी द लार्ज सरफेस covering in this way while the endoderm area it is comparatively less growing। तो इसके पास जगह नहीं है, यूट्रस के अंदर जगह नहीं है, ये इम्प्लांटेड है। तो ये क्या करता है? यस, द एंडोडर्म पार्ट इट इज गोइंग इनसाइड द एपीब्लास्ट एरिया। यस सर, दिस इज गोइंग इनसाइड द आवर एपीब्लास्ट एरिया। तो एंडोडर्म जो है वो जगह खोजने के लिए एपीब्लास्ट के अंदर घुसता चला जाता है। और देखते हैं अगले स्टेज में क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव ग्रोथ होने के कारण एम्ब्रियो में क्रेनियल एंड यानी कि प्रोकॉर्डल प्लेट की तरफ एक फोल्डिंग बनती है, इसको हम हेड फोल्ड कहते हैं। जबकि टेल की तरफ कॉर्डल एरिया की तरफ एक फोल्डिंग बनती है तो इसे सिंपली हम टेल फोल्ड कहते हैं। और जबकि एंडोडर्म वाला पार्ट धीरे 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 और हमारे एपीब्लास्ट एरिया की तरफ घुसता चला जाता है। और अल्टीमेटली अब सिचुएशन क्या हुआ सर? दिस इज अवर एंडोडर्मल पार्ट। यस सर, इट इज द अवर एंडोडर्म विच इज गोइंग इनसाइड द एपीब्लास्ट एरिया। ओके सर, फाइन। और आप यहां पर देख रहे हैं कि एपीब्लास्ट वाला जो पार्ट है अल्टीमेटली वो किसमें कन्वर्ट होता है सर? इट इज कन्वर्टिंग इनटू द एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म वाला पार्ट कहां बन जाता है? बाहर की तरफ। और हमें पता है कि इसी एपीब्लास्ट से बनता है हमारा प्रिमिटिव स्ट्रिक जो बनाता है, यस, ये बनाता है हमारा मीजोडर्म। तो प्रिमिटिव स्ट्रिक से बनता है मीजोडर्म जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में सैंडविच की तरह धस जाता है। सो यू आर ऑब्जर्विंग सर, इट इज अवर मीजोडर्म। ये मीजोडर्म हर जगह बनता है, हर जगह बनता है, लेकिन दो पार्ट ऐसे हैं जहां पर मीजोडर्म नहीं बनता। एक क्रेनियल मोस्ट एरिया में, दिस इज द पार्ट, और एक कॉर्डल मोस्ट एरिया में। तो समझने की कोशिश कीजिए, ये जो अंदर में जो स्ट्रक्चर बना, दिस एक्टोडर्म, दिस मीजोडर्म एंड हियर इज द एंडोडर्म, ये कुछ और नहीं है, ये हमारा ट्रू एम्ब्रियो है और इसे न्यूट्रिशन बाहर की चीजों से मिल रहा है। यस सर, इट इज अवर ट्रू एम्ब्रियो जिसमें हेड फोल्ड है, जिसमें टेल फोल्ड है। हेड फोल्ड में अगर आप देखेंगे तो एक पार्ट है जहां पर मीजोडर्म नहीं बना, ये वही पार्ट है जहां पर हमारा फेरिंक्स डेवलप होगा। दिस इज अवर बको फेरिंजियल मेम्ब्रेन। यहीं पर हमारा, डू यू रिमेंबर, फेरिंजियल एपरेटस बन रहा था। सो विच पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर देयर इज नो मेसोडर्म? सर, बकोफेरिंजियल मेम्ब्रेन। अगर यहां पर बकोफेरिंजियल मेम्ब्रेन बन गया तो एक्टोडर्म और जीआईटी है हमारा ऊपर की तरफ, तो एंडोडर्म, इनके बीच में पतला सा मेसोडर्म रहेगा। बेबी जब खाना खाएगा तो वो तुरंत बाहर आ जाएगा क्योंकि यहां पर एक मेम्ब्रेन रहेगा। ओके सर, इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि ये है हमारा एक्टोडर्म वाला पार्ट और फिर मेसोडर्म और फिर एंडोडर्म, लेकिन ये लास्ट पार्ट है जहां पर हमारा कोई भी मेसोडर्म नहीं है। दिस इज मेकिंग वन मेम्ब्रेन नोन एज क्लोइकल मेम्ब्रेन। तो क्लोइकल मेम्ब्रेन में मेसोडर्म नहीं होता, ये भी आपका एक एमसीक्यू। क्लोइकल मेम्ब्रेन एंड अवर बकोफेरिंजियल मेम्ब्रेन, टू पार्ट्स वेयर देयर इज नो मेसोडर्म। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर यहां पर मेसोडर्म बन गया
तो ये आपका प्रिमिटिव योग सैक है जो कि जीआईटी बनाता है। यस, दिस इज वन डक्ट नोन एज द विट्रो इंटेस्टाइनल डक्ट। क्या कहते हैं बेटा इसको? सर दिस इज द विट्रो इंटेस्टाइनल डक्ट। यस, प्रिमिटिव योग सैक से बना था, जब अंदर चला गया तो अब ये जो कैविटी है ये डेफिनेटिव योग सैक कहलाती है। ये जो डेफिनेटिव योग सैक और ये हमारा प्रिमिटिव योग सैक का पार्ट, एंडोडर्म का पार्ट जो कि एक्टोडर्म के अंदर घुस गया, यही हमारा जीआईटी बनाता है। तो जीआईटी किससे बना? सर प्रिमिटिव योग सैक से बना, हमने देखा था। अब इसके 3 पार्ट बनते हैं सर, जस्ट ऑपोजिट टू दिस डेफिनेटिव योग सैक, दिस इज द अवर मिडगट पार्ट, cranial to it, sir, here is our foregut part and caudal to it, this is our hindgut portion. Agree? Okay? तो जीआईटी के 3 पार्ट कौन कौन से? फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। आप यहां पर देख रहे हैं फोरगट में माउथ के पास बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन और हाइंडगट में पीछे की तरफ क्लोइकल मेम्ब्रेन। यहां मीजोडर्म नहीं है। अगर हाइंडगट में मीजोडर्म आ गया तो एनल कैनाल जो है वो बाहर की स्किन की तरफ ओपन नहीं हो पाएगा। यहां पर एक मेम्ब्रेन रहेगा, इसे हम पीडिया में एनल स्टेनोसिस या फिर एनल एट्रेजिया कहते हैं। एनल एट्रेजिया जब पूरा ये एक मेम्ब्रेन परसिस्ट करेगा, टोटली एक कैनालाइजेशन शो करेगा तो वो एनल एट्रेजिया कहलाएगा। लेकिन अगर वहां पर छोटी सी कैविटी रहेगी तो नैरोइंग ऑफ द एनल कैनाल होगा, जिसे एनल स्टेनोसिस कहेंगे। यस, इसका एक सिंपल सा आपका एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस है, आप क्लिनिकल इंटीग्रेशन में देखेंगे। एनल स्टेनोसिस, यस, दैट सर्जरी पार्ट, पीडिया पार्ट एंड आवर एनाटॉमी पार्ट हमने यहां पर इंटीग्रेट किया। अगली चीज समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर आपने विट्रो इंटेस्टाइनल डक्ट देखा। यही विट्रो इंटेस्टाइनल डक्ट जब परसिस्ट कर जाता है तो ये मेकल्स डाइवर्टिक्यूला बनाता है। तो इस तरीके से यहां पर कई सारी चीजें आपकी पीडिया, सर्जरी, इवन पैथो के साथ कॉन्सेप्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटीग्रेशन होता है। ओके, व्हाट यू विल लर्न द डिफरेंट थिंग्स। क्लोइकल मेम्ब्रेन इसके साथ रिलेटेड आप देखेंगे एनल स्टेनोसिस, नैरोइंग ऑफ द एनल कैनाल और एनल एट्रेजिया, जिसमें बिल्कुल भी आपको ल्यूमेन नजर नहीं आएगा। गेटिंग द पॉइंट? ओके सर, सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम उस एपिब्लास्ट एरिया को ड्रॉ नहीं कर रहे हैं सर, हमने देखा योक सैक। यस सर, इट इज अवर योक सैक पार्ट। अब ये डिवाइड हुआ फोरगट में, करेक्ट सर, मिडगट में, हाइंडगट में। ओके सर, फाइन। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जीआईटी के 3 पार्ट, जस्ट ऑपोजिट टू द अवर डेफिनेटिव योक सैक, दिस पोर्शन इज मिडगट और इसके क्रेनियल में फोरगट और इसके कॉडल एरिया में हाइंडगट। जैसा मैंने आपको बताया कि जहां पर स्टोमा माउथ डेवलप होता है वहां पर बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन बनता है विच इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ द मेसोडर्म। इसी तरीके से जो टर्मिनल पार्ट होता है क्लोइकल मेम्ब्रेन होता है। यस, यहां पर एनल कैनाल बनता है जो कि प्रोक्टोडियम कहलाता है। वी विल सी व्हाट इज दिस प्रोक्टोडियम। तो यहां पर भी आपको मेसोडर्म नहीं मिलेगा। दूसरा एमसीक्यू, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस हाइंड गट में एक छोटा सा पाउच बनना चालू होता है। यस सर, इट इज एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द अवर विट्रो इंटेस्टाइनल डक्ट। इसे हम एलेंटॉइक डाइवर्टिकुला कहते हैं। एमसीक्यू, एलेंटॉइक डाइवर्टिकुला इज द पार्ट ऑफ व्हाट? आपका आंसर है सर, इट इज हाइंड गट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही जो एलेंटॉइक डाइवर्टिकुला है इसके डिस्टल पार्ट को, द पार्ट ऑफ द हाइंड गट विच इज डिस्टल टू द अवर, यस, एलेंटॉइस, दिस इज नोन एज क्लोएका। तो क्लोएका कुछ और नहीं है सर, इट इज द पार्ट ऑफ द हाइंड गट। क्लोएका क्या चीज है? द पार्ट ऑफ द हाइंड गट विच इज डिस्टल टू द एलेंटॉइक डाइवर्टिकुला। आगे हम देखेंगे कि इसी एलेंटॉइक डाइवर्टिकुला से एक पार्टीशन बनेगा जो नीचे की तरफ आएगा। करेक्ट सर। फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये कुछ और नहीं है, इसके आगे ये क्लोएका का आगे वाला पार्ट यूरिनरी सिस्टम बनाएगा और पीछे वाला पार्ट हमारा रेक्टम एनल कैनाल बनाएगा। इसलिए इस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे यूरो रेक्टल सेप्टा। यस, हम डिटेल में देखेंगे। इस यूरोरेक्टल सेप्टा के आगे जो है वो हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक्ट बनेगा। इसके पीछे रेक्टम और एनल कैनाल का फॉर्मेशन होगा।
फिर से मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक मेम्ब्रेन बन रहा है। यस, दिस टर्मिनल पार्ट इज अवर प्रोक्टोडियम। एनल कैनाल का लोअर पार्ट प्रोक्टोडियम और ऊपर वाला पार्ट हाइंडगट से आ रहा है। इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन है क्लोइकल रीजन में, इसलिए क्लोइकल मेम्ब्रेन। यहां पर मेसोडर्म नहीं होता। अगर मेसोडर्म आ गया तो उस सिचुएशन में एनल कैनाल से जो फीकल मटेरियल आएगा वो हमारे रेक्टम से जो फीकल मटेरियल आएगा वो एनल कैनाल से बाहर नहीं निकल पाएगा। दिस इज अवर एनल स्टेनोसिस। ओके सर, नाउ ट्राई टू कैच दिस पॉइंट। ओके सर, वी आर नाउ एग्री दैट endoderm, it is making the primitive yolk sac, primitive yolk sac it is making the gut ट्यूब, और ये गट ट्यूब फिर 3 में डिवाइड हुए। कौन कौन से पार्ट सर? फोरगट, सर मिडगट एंड हाइंडगट। तो ये हमारा जीआईटी का शॉर्ट स्वीट डेवलपमेंट। और कुछ स्टेजेस को देखते हैं सर। दिस इज अवर गट ट्यूब। ओके, तो आप यहां पर देखते हैं कि गट ट्यूब जो है वो कहां से शुरू होता है सर? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अवर, यस, डू यू रिमेंबर, cricopharyngeal junction. So this is our, suppose pharynx, here is our esophagus, तो ये जंक्शन है आपका क्रिकोफेरिंजियल जंक्शन। याद रखेंगे एम्ब्रियोलॉजिकली जीआईटी जो है वो ओरल कैविटी से स्टार्ट नहीं होता। द ओरल कैविटी इज फॉर्म बाय स्टोमा, स्टोमोडियम विच इज एक्टोडर्मल। ओके सर, जीआईटी इज स्टार्टिंग फ्रॉम द क्रिकोफेरिंजियल जंक्शन। ओके सर, remember this is our very narrow part of the GIT located at the C6, हमने ग्रॉस एनाटॉमी में देखा है। यहां से हमारा GIT बनना चालू हुआ तो फोरगट में क्या क्या चीजें आई सर? ईसोफेगस, एमसीक्यू, स्टमक इज द पार्ट ऑफ द फोरगट, एमसीक्यू। फिर उसके बाद आप देखते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। सो यू विल सी द D1 एंड D2। लेकिन D2 में जहां पर कॉमन बाइल डक्ट ओपनिंग होती है उसके बाद से हमारा मिडगट शुरू हो जाता है। हमने ग्रॉस एनाटॉमी में देखा था। यस, द साइट ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट ओपनिंग इट रिप्रेजेंट्स द फोरगट एंड मिडगट जंक्शन। एग्री सर। अब हम देखते हैं मिडगट के कौन कौन से पार्ट होते हैं सर। मिडगट इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कॉमन बाइल डक्ट ओपनिंग, तो इसमें सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, फिर हमारा जेजुनम, इलियम, ये सारी चीजें इसमें कंसिस्ट करती हैं। ओके सर, फिर इसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन कहां तक सर? राइट 2/3 एंड लेफ्ट 1/3 ट्रांसवर्स कोलॉन जंक्शन, यहां तक आपका होता मिडगट। और फिर मिडगट जो है उसके नीचे, यस, राइट 2/3 लेफ्ट 1/3 जो जंक्शन था इसके नीचे हमारा हाइंडगट पोर्शन होता है। द लेफ्ट 1/3 द डिसेंडिंग कोलॉन, द रेक्टम एनल कैनाल, एनल कैनाल का डेंटेड लाइन जो था वहां तक, यस, हाइंडगट में कहां तक? हमारे डेंटेड लाइन तक। सो दिस इज द अवर डेंटेड लाइन पार्ट up to where there is the our, remember the part of the hindgut, dentate line के नीचे एक्टोडर्मल पार्ट होता है जो कि प्रोक्टोडियम से आता है। ओके सर, समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे मिडगट में एक पार्ट है जहां पर सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी अटैच होती है। यस सर, इस सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी के ऊपर जो मिडगट का पार्ट है उसे प्री आर्टेरियल सेगमेंट कहते हैं। एमसीक्यू, व्हाट इज अ प्री आर्टेरियल सेगमेंट? प्री मतलब पहले, तो कौन सी आर्टरी के पहले सर? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के पहले का पार्ट प्री आर्टेरियल सेगमेंट, जबकि पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट सर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के नीचे, इसके बाद जो जीआईटी का पार्ट है वो पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट कहलाता है। सिंपल। क्यों? क्योंकि याद रखेंगे ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है जो कि हमारे जीआईटी रोटेशन का एक्सिस बनाता है। याद रखिए, मैं आपको अननेसेसरी चीजें नहीं बता रहा हूं। एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी ऐसी चीजें हैं जो बहुत बड़ी हैं। ओके, इसमें बहुत टाइम लगता है और इसमें बहुत ज्यादा आउटपुट भी हमको नहीं मिलता। तो हम उन चीजों को फोकस करते हैं जो एग्जाम में आते हैं या जिनका क्लिनिकल इंटीग्रेशन है, और बस इतना ही पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। अदरवाइज अगर हम इसको बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो ये अपने आप में ग्रॉस एनाटॉमी से भी ज्यादा हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो आपको इन पॉइंट को याद रखना है। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फोरगट, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मिडगट, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाइंडगट। फोरगट कहां से शुरू होता है? आपका आंसर क्रिकोफेरेंजियल जंक्शन। हाइंडगट कहां पर खत्म होता है? जीआईटी कहां खत्म होता है सर? डेंटेड लाइन। यस, विच इज मेकिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आंसर इज अवर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के ऊपर वाला पार्ट सर प्री आर्टेरियल।
पार्ट प्री आर्टेरियल सेगमेंट और सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के नीचे वाला पार्ट सर पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट। गेटिंग द पॉइंट। अब हम इन्हीं चीजों को फिर से देखते हैं। सर हमारे फोरगट में कौन कौन सी चीजें आ रही थी? सर हमारे फोरगट में आ रहा था यस ईसोफेगस फ्रॉम द क्रिकोफेरिंजियल जंक्शन। ओके सर। फिर उसके बाद हमने देखा हमारा स्टमक आया, फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम अप टू द अवर कॉमन बाइल डक्ट ओपनिंग। तो ये कॉमन बाइल डक्ट ओपनिंग का साइट है ग्रीन कलर का। फिर उसके बाद मिडगट आया, तो मिडगट में वही सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एंड देन इलियम एंड देन जेजुनम। यस, देन ड्यूडेनम, जेजुनम एंड देन इलियम। इलियम के बाद फिर अब आप देखते हैं सर देयर इज द अवर सीकम एंड अपेंडिक्स, फिर असेंडिंग कोलॉन और फिर ट्रांसवर्स कोलॉन। कहां तक? अप टू द यस यू कैन सी राइट टू थर्ड एंड द लेफ्ट वन थर्ड ऑफ द कोलॉन जंक्शन। और यहां से फिर आपको नजर आ रहा है लेफ्ट वन थर्ड डिसेंडिंग कोलॉन, रेक्टम एंड एनुअल कैनाल अप टू द डेंटेट लाइन पोर्शन। तो ये है हमारा टोटल डेवलपमेंट ऑफ द जीआईटी। चलिए अब जीआईटी रोटेशन को समझते हैं। अगर हमने इसको प्रॉपर समझ लिया तो जीआईटी के कई सारे कॉन्जेनिटल डिसीज जैसे कि माल रोटेशन, नॉन रोटेशन ऑफ द जीआईटी, ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। अम्बिलिकल हर्निया जैसी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, यू कैन ऑब्जर्व दिस इज अवर फोरगट। ओके सर, आप इसी तरीके से देख रहे हैं हियर इज अवर मिडगट पार्ट और ये है हमारा हाइंडगट पार्ट। करेक्ट सर। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट बेबी का जो बॉडी है वो छोटा होता है, लेकिन ये गट ट्यूब बहुत बड़ा है, इसमें खूब ग्रोथ हो रहा है। ओके, तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि नॉर्मली फिजियोलॉजिकली ये जो जीआईटी की ट्यूब है ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए वो बेबी के एब्डोमेन से बाहर निकल जाते हैं। तो कौन सी जगह है जहां से ये जीआईटी के ट्यूब बाहर जा सकेंगे? सर दिस इज अवर अम्बलिकस। तो ये है बेबी का अम्बलिकस। यस सर, इट इज अवर अम्बलिकल ओपनिंग, जिससे जीआईटी ट्यूब जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। यस सर, दिस इज अवर जीआईटी ट्यूब आउटसाइड द अम्बलिकस। तो ये एबनॉर्मल प्रोट्रूजन है कि नॉर्मल प्रोट्रूजन? सर ये है नॉर्मल प्रोट्रूजन, इसलिए इसको हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल। और प्रोट्रूजन ऑफ द विसरा फ्रॉम वन कैविटी टू द अदर कैविटी, तो एब्डोमिनल कैविटी से ये बाहर निकल गया, इसे हम क्या कहते हैं? सर इट इज हर्निया। तो ये कुछ और नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल हर्निया का क्लासिकल एग्जांपल है। इसीलिए जब बेबी का बर्थ होता है, आपने अम्बलिकस को देखा होगा, उसका साइज जो रहता है वो रिलेटिवली ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि अम्बलिकस में जीआईटी का कनेक्शन है और जीआईटी अम्बलिकस से बाहर निकला हुआ है। एग्री सर। अब अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमें समझना है, देयर इज अवर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी विच इज अटैच्ड इन द मिडगट पार्ट। यस सर, इट इज अवर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो कि जीआईटी का रोटेशन का एक्सिस बनाती है। सो रोटेशन एक्सिस इज डिसाइडेड बाय व्हाट? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। हमने देखा था इस सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के ऊपर वाले पार्ट को हम प्री आर्टेरियल सेगमेंट कहते हैं और इसके नीचे वाले पार्ट को हम पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट कहते हैं। एग्री सर। अब अगले इमेज से इमेजिनेशन कीजिए, जीआईटी में डेवलपमेंट होता चला जाता है, तो सबसे पहले प्री आर्टेरियल सेगमेंट कहता है, सबसे पहले प्री आर्टेरियल सेगमेंट कहता है कि मैं ग्रोथ करूंगा, मैं पहले हूं इसलिए मैं तेजी से ग्रोथ करूंगा। So you can see this is our superior mesenteric artery and the pre-arterial segment is growing rapidly, जबकि कंपैरेटिवली पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट में कम ग्रोथ हो रहा है। ओके फाइन। तो आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे कि जीआईटी लूप, मिडगट लूप, इट इज रोटेटिंग, प्री आर्टेरियल सेगमेंट कम्स टू लाइट टू द राइट एंड पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट टू द लेफ्ट। तो दोनों में ग्रोथ हो रहा है, लेकिन प्री आर्टेरियल सेगमेंट में ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, उसको जगह चाहिए। तो होता क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज दिस इज अवर एक्सिस, ये व्हाइट कलर की जो पेन है ये हमारा आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और ये जीआईटी का लूप है जो इसके पहले प्री आर्टरी सेगमेंट, और ये जीआईटी का लूप है जो इसके नीचे पोस्ट आर्टरी सेगमेंट। ओके सर, ये जो पेन है ये आर्टरी है और ये हाथ राइट हैंड मेरा प्री आर्टरी सेगमेंट है और ये लेफ्ट हैंड पोस्ट आर्टरी सेगमेंट है। तो इस तरीके से जीआईटी, अब जीआईटी में ग्रोथ हुआ, सबसे पहले प्री आर्टरी सेगमेंट में रैपिड ग्रोथ हुआ, इसको जगह चाहिए, तो ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में ग्रो करता है, जबकि लेफ्ट साइड वाला यस पोस्ट आर्टरी सेगमेंट फिर इसमें ग्रोथ होता है। तो वो कहता है कि मुझको जगह चाहिए, तो प्री आर्टरी सेगमेंट बोलता है कि मैं तो राइट साइड में ग्रो किया,
तू जा लेफ्ट साइड में, तो ये लेफ्ट साइड में चला गया। तो आप देख रहे हैं कि कितना डिग्री रोटेशन हुआ सर, दिस इज द 90 डिग्री रोटेशन। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, प्री आर्टियल सेगमेंट में और ग्रोथ होता है, इसे और जगह चाहिए, तो ये जो है अब और रैपिडली ग्रो करता है, नीचे की तरफ आता है, और पोस्ट आर्टियल सेगमेंट इसके ऑपोजिट रोटेट करता है। तो ये कितना डिग्री हो गया, अगला 90 डिग्री। अब इसके बाद पोस्ट आर्टियल सेगमेंट कहता है तूने बहुत ग्रोथ कर लिया, अब मेरी बारी है। तो इसके लिए जगह किधर बचता है, यस इट विल ऑक्यूपाई द ऑपोजिट साइड। तो इस तरीके से अगला रोटेशन होता है फिर से 90 डिग्री। तो टोटल कितना 90 डिग्री रोटेशन सर, 3 बार, मतलब 270 डिग्री का रोटेशन। आप देख रहे हैं इसका डायरेक्शन क्या है, यस आप सामने से देख रहे हैं, देखिए ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, यस इट इज एंटी क्लॉकवाइज। 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। जीआईटी रोटेशन ऑकर्स अलोंग द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, एमसीक्यू। टोटल हाउ मच डिग्री रोटेशन सर, 90 90 90, 270 डिग्री रोटेशन। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आपका आंसर है सर एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। अगले स्टेप में आप देख रहे हैं सर, देयर इज द रैपिड ग्रोथ इन द अवर प्री आर्टेरियल सेगमेंट विच इज मेकिंग द कॉइल्स ऑफ द जेजुनम एंड इलियम। जबकि पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट में आप देख रहे हैं कि यहां पर सीकम बनना चालू हो जाता है, सीकल बर्ड। तो आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ द लाइफ सीकम इज ऑन द विच साइड, सर सीकम होता है लेफ्ट साइड। जबकि एक्चुअली में हमको कहानी पता है कि सीकम और अपेंडिक्स राइट इलाइक फोसा में होते हैं। ओके सर, you can observe this is our umbilical opening and here is our superior mesenteric artery. Now try to understand there is the further growth. अब इसके बाद आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर दिस इज अवर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और ये ड्यूडेनम जो है वो हमारे मिडगट और हाइंडगट दोनों चीजों से बन रहा है। ओके सर, फाइन। तो आर्टरी के पहले प्री आर्टरियल सेगमेंट, और आर्टरी के बाद पोस्ट आर्टरी सेगमेंट, और यहां पर पोस्ट आर्टरी सेगमेंट में आपको सीकम का डेवलपमेंट नजर आ रहा है। दिस पर्पल कलर पार्ट इज शोइंग द मिडगट, ओके, and this whitish color part is showing the hindgut part. Okay sir, so coils of jejunum and ileum they are passing behind the artery. Okay, तो आर्टरी जो है वो सबसे पीछे है, फिर उसके बाद हमारे ड्यूडेनम के पार्ट हैं, और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं हमारा हाइंडगट वाला पोर्शन। सो यू कैन ऑब्जर्व, कंपेयर दिस टू डायग्राम्स। पहले सबसे पहले क्या हुआ सर, द प्री आर्टरी सेगमेंट इज ग्रोइंग, और ये 90 डिग्री का रोटेशन शो किया। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें और ग्रोथ हुआ, और फिर आपने ऑब्जर्व किया कि इसमें ग्रोथ हुआ तो ये और पीछे चला गया। सो दिस इज आवर सेकंड 90 डिग्री रोटेशन। यस सर, हियर इज द फर्स्ट 90 डिग्री रोटेशन। यहां पर सिंपली ग्रोथ हुआ है राइट साइड में, लेकिन अब वो यहां से ग्रो करके पीछे चला गया। सो दिस इज आवर सेकंड 90 डिग्री रोटेशन। अब लास्ट 90 डिग्री के रोटेशन को समझिए। अब ये जो हमारा हाइंडगट वाला पोर्शन है, यस सर, दिस इज द मिडगट एंड द हाइंडगट पार्ट, जहां पर सीकम बर्ड, स्पेशली द सीकम बर्ड एरिया। अब ये बोलता है कि मैं ग्रो करूंगा, बेटर टू से पोस्ट आर्टरी सेगमेंट कहता है कि मैं ग्रो करूंगा। अब ये देखता है कि लेफ्ट साइड में तो ऑलरेडी इंटेस्टाइन के लूप हैं, तो मैं ग्रो करूंगा तो कौन सा जगह ऑक्यूपाई करूंगा, यस यू कैन सी ये ग्रो करेगा और ये इस तरफ फॉल होगा। सो कंपेयर दिस डायग्राम विद द नेक्स्ट। यस सर, दिस इज अवर स्टमक एंड द ड्यूडेनम, करेक्ट सर। अब ये जो ड्यूडेनम है वो जेजुनम और इलियम का लूप बना रहा है। ओके सर, सो बिफोर द आर्टरी दिस इज द प्री आर्टरियल सेगमेंट, और आर्टरी के बाद में आप देख रहे हैं सर इट इज द पोस्ट आर्टरियल सेगमेंट, जहां की सीकम और अपेंडिक्स बन रहा है। एंड हियर इज द ट्रांसवर्स कोलॉन, दिस इज द जंक्शन बिटवीन द राइट 2/3 एंड द लेफ्ट 1/3 पार्ट। यस इट इज द डिसेंडिंग कोलॉन एंड द रेक्टम एनल कैनाल पार्ट। तो इस तरीके से अब नॉर्मल हो गया सारी चीज। ये सीकम और अपेंडिक्स है वो राइट इलाइक फोसा की तरफ पहुंच गए, जो कि नॉर्मल सिचुएशन है। ओके, तो आप कह सकते हैं इस इमेज में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सबसे पीछे कौन है, हमारा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के ऊपर कौन है, आर्टरी, और आर्टरी के ऊपर कौन है, कोलॉन। सो रिमेंबर DAC। यस सर, दिस इज आवर सीक्वेंस। नॉर्मली हर आदमी में ड्यूडेनम सबसे पीछे होता है, ड्यूडेनम रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर होता है, उसके आगे आपको आर्टरी सुपेरियर आर्टरी नजर आती है, और सबसे आगे में आपको ट्रांसवर्स कोलॉन नजर आता है। दिस इज द पोस्टीरियर टू एंटी रिलेशन। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिसमें GIT का रोटेशन ऑपोजिट हो जाएगा, तो होगा क्या, यस वी विल सी कि कोलॉन सबसे पीछे होगा, फिर आर्टरी और ड्यूडेनम सबसे आगे आ जाएगी। इसे हम
यस रिवर्स रोटेशन ऑफ द जीआईटी कहेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे। बट राइट नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, टोटल रोटेशन 270 डिग्री और इसका डायरेक्शन क्या है सर, इट इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। गेटिंग द पॉइंट? नाउ try to understand this congenital situation, the pedia and the surgery part, non rotation of the GIT. yes GIT में ग्रोथ हुआ, ओके सर, लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जीआईटी में रोटेशन ही नहीं हुआ। तो अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्टमक, यस इसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम और जेजुनम के जितने भी लूप बन रहे हैं वो सब के सब हमारे यस राइट साइड में लूप बना रहे हैं। एंड यू कैन सी दिस इज अवर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ओके। तो इसके पहले प्री आर्टरी सेगमेंट और इसके बाद जो भी है वो पोस्ट आर्टरी सेगमेंट, जहां पे सीकम अपेंडिक्स नजर आ रहा है, एंड देन यू कैन सी द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलॉन। तो इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि सीकम एंड अपेंडिक्स दे आर इंस्टेड ऑफ द राइट साइड, तो राइट साइड में होने की जगह में ये आपको कहां पर मिल रहे हैं, लेफ्ट साइड में। सो एनी पेशेंट विच इज हु इज कमिंग विद द लेफ्ट साइडेड सीकम and appendix, yes he is presenting with the non rotation of GIT। तो अगर कोई आदमी है जिसमें सीकम और अपेंडिक्स आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसमें जीआईटी का प्रॉपर रोटेशन नहीं हुआ। आप उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यस रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, द लूप ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दे आर लोकेटेड ऑन द राइट साइड while the cecum appendix they are located on the left side. This is the non rotation of the GIT। इसी तरीके से एक और सिचुएशन है, दैट इज अवर रिवर्स रोटेशन ऑफ द GIT। इस सिचुएशन में रोटेशन तो हुआ 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये नॉर्मल है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या हुआ, ऑपोजिट, यस उल्टा। तो ये 90 डिग्री आई एम अनेबल टू रोटेट माई हैंड, ओके, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं, यस ऑपोजिट जाएगा। तो सीक्वेंस आप देखिए सर, दिस इज अवर एसोफेगस, स्टमक एंड देन ड्यूडेनम, ड्यूडेनम आ गया सबसे आगे, यस, एंड दिस इज अवर प्री आर्टेरियल सेगमेंट, यस सर प्री आर्टेरियल सेगमेंट। और फिर आप देख रहे हैं पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट जो कि पीछे चला गया, आर्टरी के पीछे। सो यू कैन सी सर इट इज अवर ड्यूडेनम, देन यू कैन सी द आर्टरी एंड देन यू कैन सी द कोलॉन। तो मैंने आपको कहा था कि ड्यूडेनम, आर्टरी और कोलॉन, इसका सीक्वेंस जस्ट उल्टा हो गया, इट इज नाउ एंटीरियर टू पोस्टीरियर। गेटिंग द पॉइंट? तो ये सिचुएशन जो है रिवर्स रोटेशन को शो कर रही है। सर्जरी में आप देखेंगे कि ड्यूडेनम जो है वो ट्रांसवर्स कोलॉन को कंप्रेस कर रही है, इसलिए फीकल मटेरियल आगे मूव नहीं कर पाएगा और पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम आएंगे, यू विल सी इन योर सर्जरी पार्ट। एक और प्यारी सी चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस डेमो। सपोज ये एक काले कलर का मैंने आपको तार लिया है, ये समझिए कि ये हमारा जीआईटी है। सो देयर इज अ फोरगट, मिडगट एंड लास्ट पार्ट इज द हाइंडगट। हमने देखा कि सपोज ये एंट्री एब्डोमिनल वॉल में अम्बिलिकल ओपनिंग है, दिस इज द अम्बिलिकल ओपनिंग। तो मिडगट लूप जो है वो अम्बिलिकल ओपनिंग से बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये मिडगट लूप है। यहां पर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी रहेगी, उसके ऊपर वाला पार्ट, ये ऊपर का जो तार है दिस वन, दिस इज शोइंग द प्री आर्टरी सेगमेंट, जबकि ये जो नीचे वाला पार्ट है ये पोस्ट आर्टरी सेगमेंट को शो कर रहा है। हियर इज द फोरगट, और जो नीचे में तार लटक रही है ये है हमारा यस हाइंडगट पार्ट। व्हाट आई वांट टू टेल यू, ये है अम्बिलिकस। तो इधर है फोरगट, इधर है हाइंडगट, ये मिडगट लूप जिसमें प्री आर्टरी पोस्ट आर्टरी सेगमेंट नजर आ रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं कि अम्बिलिकस से बाहर इंटेस्टाइन लूप निकला हुआ है, तो ये कुछ और नहीं है सर, ये फिजियोलॉजिकल हर्निया है। मैंने आपको बताया जीआईटी में रोटेशन होता है, तो जीआईटी में ग्रोथ हो रहा है लेकिन साथ में रोटेशन होता है, तो जीआईटी को हम रोटेट कर रहे हैं, जीआईटी को हम रोटेट कर रहे हैं, जीआईटी को आप रोटेट कर रहे हैं। क्योंकि जब जीआईटी में रोटेशन होता है तो ये जो हमारा लूप ऑफ जीआईटी है, मिडगट लूप, जो कि अम्बिलिकस से बाहर था, वो धीरे 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 पीछे की तरफ आता है और अल्टीमेटली अम्बिलिकस से अंदर चला जाता है, तो ऑटोमेटिक ये फिर ठीक हो जाता है। सो दिस इज आवर नॉर्मल काइंड ऑफ द हर्निया, फिजियोलॉजिकल हर्निया। इसे कौन ठीक करता है? इसे ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी जीआईटी रोटेशन के थ्रू ठीक कर लेता है। कुछ ऐसे बेबी मिलेंगे जिनमें प्रॉपर रोटेशन नहीं हो पाता, तो अम्बिलिकस से जीआईटी के लूप बाहर निकल जाते हैं, जिसको हम अम्बिलिकल हर्निया कह रहे हैं। वो नॉर्मल, यस नॉर्मली फिजियोलॉजिकल हर्निया एम्ब्रियो में मिलेगा,
लेकिन अगर बेबी पैदा हो गया और उसके बावजूद इंटेस्टाइन की लूप अम्बिलिकस से बाहर है तो ये नॉर्मल नहीं है, ये ट्रू अम्बिलिकल हर्निया है। नाउ कैच अवर मोर पॉइंट्स, सी हियर। ऐसे सिचुएशन में आप देखेंगे कि सपोज ये है हमारा एंटीरियर एबडोमिनल वॉल, एग्री सर। इंटेस्टाइन के लूप अगर मान लो प्रॉपर रोटेट नहीं हुए तो इंटेस्टाइन के लूप जो है वो बाहर निकल गई है सर, दिस इज द अवर जीआईटी लूप। और यहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सर, दिस इज द अवर पेरिटोनियम, यस एमनियोटिक कवरिंग आप यहां पर कह रहे हैं, ओके सर, दिस द एमनियन, ओके। और इससे यस हमारे अम्बिलिकस से अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच रहता है। नाउ ट्राई टू कैच दिस पॉइंट, दिस इज नथिंग, दिस इज नोन एज एक्सोम्फेलोस। ये अम्बिलिकल हर्निया है, यस इसे हम अपने सर्जरी में पीडिया में एक्सोम्फेलोस के नाम से पढ़ते हैं। यू विल सी द बेबी विद द प्रोट्रूडेड इंटेस्टाइनल लूप और इसके चारों ओर आपको एमनियन की कवरिंग नजर आ रही है। कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन डिराइव्ड फ्रॉम द मिडगट लूप फेल टू रिटर्न इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, यही हमारा एक्सोम्फेलोस है। दिस इज अवर यस पीडिया एंड सर्जरी कॉन्सेप्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटीग्रेशन। अब आप ऐसे इमेजेस अक्सर देखेंगे, एक बेबी है, यस उसमें सेंट्रल प्रोट्रूजन हुआ थ्रू द अम्बिलिकल रिंग, करेक्ट सर। लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये पेरिटोनियम से ये मेम्ब्रेन से कवर है तो शाइनी और स्मूथ नजर आ रहा है। कभी कभी ये रप्चर भी हो सकता है, ये कुछ और नहीं है, ये एक्सोम्फेलोस है जिसको आप सर्जरी में पीडिया में ओम्फेलोसील भी कहेंगे। दूसरा सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए, एक बेबी पैदा हुआ और उसमें भी इंटेस्टाइनल लूप निकले हुए हैं, लेकिन ये शाइनी अपीयरेंस नहीं दे रहा है, इसमें पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं है, एमनियोटिक कवरिंग नहीं है, यस नो कवरिंग मेम्ब्रेन, ओके। लेकिन फाइब्रोसिस आपको नजर आ सकता है और जनरली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज लैटरल टू द अम्बिलिकस, ये अम्बिलिकस से नहीं आया है, ये अम्बिलिकस के राइट साइड से प्रोट्रूड कर रहा है, ये कुछ और नहीं है, ये गैस्ट्रोशीस है। यस कभी भी शीश करके वर्ड आता है मतलब रप्चर होना, तो ये एंटीरियर डाउन वॉल टोटली रप्चर हो गया, राइट साइड से आपको नजर आता है, दिस इज अवर गैस्ट्रोशीस कंडीशन। तो ये दो सिचुएशन है जो आपको पीडिया और सर्जरी में अक्सर देखने के लिए मिलेंगे, यहां पर हमें गलती नहीं करनी है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड मेकल्स डाइवर्टिक्यूला, यस दिस इज अवर वेरी अनदर इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन। इसके लिए एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, सपोज दिस इज अवर एंटीरियर डाउन वॉल, यहां पर अम्बिलिकस है, यस सर, and we had seen the GIT loop they are developing suppose in this kind of the way, ओके सर ये GIT के लूप है, मान लो ये GIT के लूप है, फाइन। हमने देखा GIT लूप, यस इट इज अटैच्ड विद द अम्बिलिकस, करेक्ट सर, विद द हेल्प ऑफ द डक्ट, ये कोई और नहीं है सर, दिस इज अवर विटलो इंटेस्टाइनल डक्ट, एग्री सर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉर्मली ये विट्रो इंटेस्टाइनल डक्ट जो है वो डिसेपियर हो जाता है, फाइब्रोस्ड हो जाता है, टोटली गायब हो जाता है, करेक्ट। नाउ लुक हियर, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एक नॉर्मल एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है जिसमें दो रास्ते हैं, नॉर्मली ये ऑब्लिटरेट हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसके दोनों एंड परसिस्ट कर जाए, इसको हम क्या कहते हैं, फिस्चुला। कभी कभी ऐसा होता है कि एक एंड परसिस्ट कर जाता है, ऑपोजिट एंड डिसेपियर हो जाता है, इसे क्या कहते हैं सर, साइनस। अगली चीज कि दोनों एंड जो है वो डिसेपियर हो जाते हैं लेकिन बीच वाला पार्ट परसिस्ट कर जाता है, दिस इज नथिंग, इट इज अवर सिस्ट, गेटिंग द पॉइंट, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर। तो अब हम समझते हैं सर, इट इज अवर विट्रो इंटेस्टाइनल डक्ट, अगर ये पूरी तरीके से परसिस्ट कर गया तो ये कुछ और नहीं बनाएगा, ये बनाएगा फिस्चुला। अब यहां पर आपके क्वेश्चन आते हैं, अगर ये फिस्चुला बन गया तो हमारा फूड मटेरियल यहां से होता हुआ एनल कैनाल से तो जाएगा, लेकिन अब उसके पास एक रास्ता है कि यहां से होते हुए वो अम्बिलिकस से निकल जाए, सो दिस इज रिलीजिंग द फीकस थ्रू द अम्बिलिकस, तो इसे हम क्या कहेंगे सर, दिस इज अवर फीकल फिस्चुला, एमसीक्यू। तो फीकल फिस्चुला क्या है, कंप्लीट परसिस्टेंस ऑफ द अवर विट्रो इंटेस्टाइनल डक्ट, एक बेबी पैदा हुआ, पैदा होते ही अम्बिलिकस के थ्रू उसका फीकल मटेरियल डिस्चार्ज हो रहा है, दिस इज द अवर फीकल फिस्चुला,
वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन, एफएमजी 2021 में यहां से क्वेश्चन भी आया हुआ है। ओके, नाउ ट्राई टू कैच द अदर पॉइंट, पैथोलॉजी, पीडिया, मेडिसिन, सर्जरी, इंटीग्रेशन विद द एनाटॉमी। कभी कभी ये जो विट्रो इंटेस्टाइनल डक्ट है, इसका डिस्टल पार्ट जो है वो तो ऑब्लिटरेट हो जाता है, लेकिन इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो ऑब्लिटरेट नहीं हो पाता। ओके सर, सो दिस प्रॉक्सिमल पार्ट इज परसिस्टिंग, यस, प्रॉक्सिमल परसिस्टेंस ऑफ द विट्रोइंटेस्टाइनल डक्ट, दिस इज नोन एज मेकल्स डाइवर्टिकुला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज बस याद रखनी है, मेकल्स डाइवर्टिकुला इज प्रॉक्सिमल परसिस्टेंट, नॉट द डिस्टल। तो यहां पर एक आपको पाउच बन गया, पाउच बन गया मतलब डाइवर्टिकुला। किसने स्टडी किया? मेकल्स ने, इसलिए मेकल्स डाइवर्टिकुला। अब आगे की चीजें आप अपने पीडिया में, सर्जरी में देखते हैं दैट निकल्स डाइवर्टिकुला इट फॉलोज द रूल ऑफ द टू। यस, ये 2% पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, 100 में से 2 लोगों में आपको मिलेगा ही मिलेगा। इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 इंचेस इन लेंथ। यस, इट ऑकर्स 2 फीट proximal from the ileocecal valve. ओके, मेल पेशेंट दे आर 2 टाइम्स मोर कॉमनली अफेक्टेड, मतलब मेल फीमेल रेशियो कितना है? 2:1। जनरली ये 2 साल से छोटे बच्चों में मिलता है। ओनली 2% ऑफ द पेशेंट बिकम सिम्टोमेटिक। ओके सर, 100 में से 2 बच्चों में मिलेगा, फाइन, लेकिन वो जो 100 में से 2 बच्चे, उनका भी अगर आप सीन देखेंगे तो 100 मिकल्स डाइवर्टिकुला के पेशेंट में से 2% में ही सिम्टम्स आते हैं, बाकी नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। यस, और इस मिकल्स डाइवर्टिकुला के अंदर 2 टाइप के टिश्यू आपको नजर आते हैं, स्टमक के टिश्यू और पैनक्रियास के टिश्यू। स्टमक के टिश्यू नजर आएंगे तो यहां से एसिड का सिक्रेशन होता है, एसिड का सिक्रेशन होता है तो अल्सर के प्रेजेंटेशन आपको देखने के लिए मिलते हैं। गेटिंग द पॉइंट बेटा? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप डिटेल में पीडी और सर्जरी में जरूर देखिए। यस, नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एनल कैनाल। हमने ऑब्जर्व किया था कि हाइंड गट में एक पाउच बना जिसका नाम था एलेंटॉइक डाइवर्टिकुला। यस सर, दिस द एलेंटॉइक डाइवर्टिकुला, जिसे हम शॉर्ट में एलेंटॉइस भी कह दे रहे हैं। ओके सर, so the distal to this allantois, this portion is known as cloaca. Yes sir, what is the cloaca? एक simple सी line, cloaca is nothing, it is the distal part of the hindgut located distally to the allantois. Okay, हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि मीजोनेफ्रिक डक्ट जो कि किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, जो कि किडनी और यूरेटर बनाता है, वो इसी क्लोएका में ओपन होता है। एग्री सर? यस, यहां पर एक पार्ट है, दिस इज अवर एंडोडर्म जीआईटी, और बाहर से स्किन की इंडिपिंग होती है, वी आर शोइंग विद द ब्लू कलर। सर, इट इज अवर एक्टोडर्मल पार्ट, क्लोएका। ओके, यू विल सी देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ द प्रोक्टोडियम, फाइन सर, हम देखेंगे। और ये वो पार्ट है जहां पर मेसोडर्म होता ही नहीं, सो दिस इज द पार्ट वेयर देयर इज अ नो मेसोडर्म, क्लोएकल मेम्ब्रेन। ओके फाइन, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो एलेंटॉइस है इसमें ग्रोथ होता है और धीरे 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 ये नीचे की तरफ आ जाता है। Okay, sir. This structure is dividing the our cloaca into the anterior urinary system. हमारे बॉडी में ग्रॉस एनाटॉमी हमने देखा है, आगे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर होता है, पीछे की तरफ रेक्टम एनल कैनाल होता है। सो दिस इज द अवर यस जीआईटी पार्ट। फाइन सर, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो एंट्री पार्ट है जो कि क्लोएका कहला रहा है, इसका आगे वाला पार्ट यूरिनरी ट्रैक्ट और पीछे वाला पार्ट जो है वो रेक्टम एनल कैनाल। तो इसलिए इस पार्टीशन का नाम हमने क्या दिया सर? दिस इज इन बिटवीन द यूरिनरी ट्रैक्ट, दैट्स व्हाई यूरो रेक्टम, दैट्स व्हाई रेक्टल, यूरो रेक्टल सेप्टम। सर, दिस इज अवर यूरो रेक्टल सेप्टम। गेटिंग द पॉइंट? आगे अब हम समझने की कोशिश करते हैं। यस सर, दिस द सेम थिंग, हियर इज द अवर एलेंटॉइस, this is our hindgut part, the distal to the allantois, this is our cloaca। यहां पर आपका डेवलप हुआ यूरोरेक्टल सेप्टम एंड दिस इज नो मेसोडर्म एरिया, क्लोएकल मेम्ब्रेन। नाउ ट्राई टू कैच दिस पॉइंट। जैसे ही ये नीचे की तरफ पूरा ग्रोथ कर गया तो इसने 2 पार्ट में हमारे क्लोएका को डिवाइड कर दिया। आगे वाला पार्ट जो है वो यूरिनरी एरिया और जेनाइटल एरिया को बनाता है, इसलिए एंटीरियर पार्ट को हम यूरोजेनाइटल साइनस कह रहे हैं। क्लोएका का एंट्री पार्ट क्या कहलाया सर? यूरोजेनाइटल साइनस। जबकि पीछे वाला पार्ट जो है वो रेक्टम एनल कैनाल को बनाएगा, तो पीछे वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? रेक्टम। बेटर टू से सर दिस इज अवर प्रिमिटिव रेक्टम, यानी कि क्लोएका सर, cloaca, this is dividing into the our urogenital sinus and our primitive rectum. Now try to understand, आगे की तरफ आप
अब हमारे क्लोइकल मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे सर? इट इज रिलेटेड विद द यूरोजेनाइटल साइनस, तो इसे हम यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन कहेंगे। पीछे वाला पार्ट एनल कैनाल के साथ रिलेटेड है तो इसे एनल मेम्ब्रेन कहेंगे। तो इसी तरीके से अब क्लोइकल मेम्ब्रेन के दो पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, वन इज अवर यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन एंड अनदर इज एनल मेम्ब्रेन। और हमारा मीजोनेफ्रिक डक्ट जो कि मेल जेनिटल ट्रैक्ट बनाता है वो हमारे यूरोजेनाइटल साइनस में ओपन हो रहा है। नाउ कैच दिस पॉइंट। तो अब तक का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? प्रिमिटिव योक सैक, इसने गट ट्यूब बनाया जिससे फोरगट, मिडगट, हाइंडगट बना। हाइंडगट ने बनाया क्लोएका, और इस क्लोएका का पोस्टीरियर पार्ट जो था वो था हमारा प्रिमिटिव रेक्टम। यही प्रिमिटिव रेक्टम है। इसका अपर पार्ट जो रहता है वो रेक्टम बनाता है, जबकि इसका लोअर पार्ट जो रहता है वो एनल कैनाल का अपर 2/3 पार्ट बनाता है। तो सर लोअर 1/3 पार्ट कहां से आता है वो हम देखते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, ये जो प्रिमिटिव रेक्टम है ये बना रहा है आपका, यू कैन सी द अपर 2/3 पार्ट ऑफ एनल कैनाल, यानी कि ये कुछ और नहीं है सर, ये एंडोडर्म है। ओके सर, लेकिन हाइंडगट के सबसे डिस्टल पार्ट में बाहर की तरफ स्किन है, सो द स्किन इज शोइंग द एक्टोडर्मल इनडिपिंग। तो जो ब्लू कलर की चीज दिख रही है एक्टोडर्मल इनडिपिंग है, जो कुछ और नहीं है, इसे हम कहते हैं सर इट इज अवर प्रोक्टोडियम। दिस इज प्रोक्टोडियम। यस, और इनके बीच में कोई भी मीजोडर्म नहीं है। यस, दिस मेम्ब्रेन इज सिंपली अवर एनल मेम्ब्रेन विच इज द पार्ट ऑफ द क्लोइकल मेम्ब्रेन। करेक्ट सर। तो ये बनाता है हमारा लोअर 1/3 ऑफ एनल कैनाल। यानी कि एनल कैनाल के डेवलपमेंट के बारे में दो चीजें। एनल कैनाल डेवलप्स फ्रॉम द टू सोर्सेस। यस, अपर 2/3 एंड लोअर 1/3। अपर 2/3 डेवलप्स फ्रॉम द अवर प्रिमिटिव रेक्टम। करेक्ट सर, MCQ, while the lower 1/3 develops from the ectodermal part proctodium। करेक्ट सर। अब इन दोनों के बीच में मेसोडर्म नहीं है, बाद में ये रप्चर हो जाता है और रप्चर हो करके एक कंटिन्यूएशन बनाता है। इस कारण फीकल मटेरियल आता है और वो सीधा सीधा बाहर निकल जाता है। यू कैन सी द एनल मेम्ब्रेन डिसएपियर्स, द एनल कैनाल इज thus established, it is lined by partly by the endoderm and partly by the ectoderm। so कोरिलेट विद द ग्रॉस एनाटॉमी, हमने देखा था कि इन दोनों का जो जंक्शन है वहीं पर हमारा यस टूथ लाइक अपीयरिंग लाइन, डेंटेड लाइन दिखाई देता है। डू यू रिमेंबर? दिस इज अवर डेंटेड लाइन, आल्सो यू कैन से पेक्टिनेट लाइन। तो पेक्टिनेट लाइन के ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज एंडोडर्मल। यस, इट इज डेवलपिंग फ्रॉम द प्रिमिटिव रेक्टम। Okay, sir. Because it is endodermal, so it is supplied by the autonomic nervous system nerve, which are painless nerve। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सर्जरी के लिए। जबकि नीचे में आप देख रहे हैं सर इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन विच इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द प्रोक्टोडियम। यस, ये किससे बना? ये प्रोक्टोडियम से बना। और क्योंकि ये एक्टोडर्मल है, स्किन का पार्ट है, यस दैट्स व्हाई इट इज सप्लाइड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यू कैन से सोमैटिक नर्व। और सोमैटिक नर्व जो होते हैं वो पेनफुल होते हैं, दर्द भरे होते हैं, तो यहां दर्द होता है। इसीलिए अब हम सर्जरी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। कोई भी एनल फिशर, एनल फिस्चुला बने और अगर वो डेंटेड लाइन के ऊपर हो तो वहां दर्द नहीं होता, दीज आर पेनलेस। बट एनी एनल फिस्चुला, anal fissure which are below the dentate line, which are below the dentate line, they are supplied by the somatic nerve। कौन था यहाँ का somatic nerve? sir pudendal nerve। so these all are painful। okay, so this is the beautiful integration। गेटिंग द पॉइंट? तो बस इतना ही आपको एनल कैनाल के डेवलपमेंट के लिए याद रखना है। दूसरी चीज मैं आपको बता चुका हूं, इफ मीजोडर्म परसिस्ट देन देयर इज द एनल एट्रेजिया। यस, टोटल ब्लॉकेज आपको नजर आएगा, फीकल मटेरियल पास नहीं हो पाएगा, तो उस सिचुएशन में आपको कॉइल डालना है। मीजोडर्म रहेगा तो वो यहां पर राउंड राउंड गोल गोल घूम जाएगा, विच यू कैन सी इन रेडियोलॉजी।
एनल स्टेनोसिस, जिसमें आपको सिंपली नैरोइंग नजर आएगी, थोड़ा बहुत मेसोडर्म डिसअपीयर होगा, थोड़ा बहुत मेसोडर्म परसिस्ट करेगा। अब इन सभी चीजों के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द टंग। मैं फिर से आपको बता दूं, टी टी टी, तीन टी बहुत इंपॉर्टेंट है, टंग, थायराइड, टॉन्सिल। तो टंग, थायराइड और टॉन्सिल ये आप अपने ईएनटी वाले पार्ट में डिटेल में देखते हैं, लेकिन टंग का जो डेवलपमेंट है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। सी हियर, दिस इज अवर फेरिंजियल एपरेटस पार्ट। यस सर, यहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज अवर फर्स्ट आर्च, सेकेंड आर्च, थर्ड आर्च, फोर्थ आर्च, सो ऑन। ओके, तो फर्स्ट आर्च डेवलप होता है, प्रोलिफरेट करता है, और यहां पर आपको एक मास नजर आ रहा है। सर द फर्स्ट आर्च इज डिवाइडिंग रैपिडली एंड मेकिंग द टू लैटरल लिंगुअल स्वेलिंग, एमसीक्यू। और साथ में आप देख रहे हैं यहां पर एक एलिवेशन बन रहा है जिसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलर इम्पार, एमसीक्यू। और ये जो दो लैटरल लिंगुअल स्वेलिंग है और ट्यूबरकुलर इम्पार है, यही आगे चल करके हमारे बॉडी ऑफ टंग का फॉर्मेशन करते हैं, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग का फॉर्मेशन करते हैं, एमसीक्यू। इतना ही बस याद रखना है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू कैन सी दैट द सेकेंड आर्च विच इज शोइंग द ब्लू कलर एरिया, इससे कोई भी टंग का ब्लू कलर का पार्ट नहीं बन रहा है। रिमेंबर द सेकेंड आर्च डिसअपीयर, सेकेंड आर्च टंग पार्टिसिपेशन, टंग फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं करता। नाउ यू कैन सी द थर्ड आर्च। तो थर्ड आर्च और फोर्थ आर्च की बात करेंगे तो आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वन एलिवेशन। सर दिस इज द एलिवेशन विच इज बिलो साइड ऑफ द ब्रैंकियल एपरेटस, इसलिए इसको कहेंगे हाइपो, हाइपो मतलब नीचे, हाइपोब्रेंकियल, ये ब्रैंकियल एपरेटस में है, एलिवेशन है इसलिए हम इसे एमिनेंस कह रहे हैं। सो दिस इज अवर हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस। इस हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस के एक्चुअली दो पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, एक येलो दिख रहा है और दूसरा ग्रीन दिख रहा है। एक्चुअली जो येलो पार्ट है दैट इज अ क्रेनियल पार्ट ऑफ द हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस विच इज डेवलपिंग फ्रॉम द थर्ड आर्च, जबकि जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है वो कॉडल पार्ट ऑफ द हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस कहलाता है, which is developing from the fourth arch. Okay sir, so this third arch is making the cranial part of the hypobranchial eminence, which is giving rise to the posterior one third. So remember, the third arch is making the posterior one third of the tongue. इतना ही याद करना है। Now you can see the fourth arch, the caudal portion. This caudal portion is giving rise to the caudal part of the hypobranchial eminence, और ये बना रहा है हमारा यस पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग। सर इट इज अवर पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग। तो ये किससे बना? फोर्थ आर्च से बना। चलिए एक और इजी तरीके से हम इसको समझते हैं। सपोज दिस इज अवर फर्स्ट आर्च, सेकेंड आर्च, थर्ड आर्च, फोर्थ आर्च, showing with the color coding. Yes sir, this is our greenish color, and here you can see the another color second arch, and then showing with the another color third arch, and here we are showing the fourth arch. Okay sir, so these are the different arches sir, first, second, थर्ड एंड द फोर्थ आर्च। ओके, अब इसमें डेवलपमेंट होता है, आप देखेंगे कि फर्स्ट आर्च इट इज शोइंग द रैपिड ग्रोथ एंड इट इज मेकिंग द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग। ओके सर, तो इतना याद रखना है, फर्स्ट आर्च इज मेकिंग द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, बॉडी ऑफ द टंग। नाउ सी, ये जो सेकेंड आर्च है वो छोटा सा रह जाता है, इट इज ओवरलैप्ड बाय द थर्ड आर्च, थर्ड आर्च ने इसको ओवरलैप कर दिया। यस, सो दिस इज अवर थर्ड आर्च पार्ट। Agree sir, the second arch is overlapped by the third arch, जबकि fourth arch sir, the fourth arch is making the posterior most part of the tongue. So you can see here, this is our posterior most part of the tongue, correct sir? So what I want to tell you sir, this is anterior two third, this is posterior one third of the tongue, and here is posterior most part of the tongue. So anterior two third it is formed by the first arch, second arch it is overlapped by the third arch. Yes, third arch is making the posterior one third of the tongue, and fourth arch is making the posterior most part. अब चलिए इस एम्ब्रियोलॉजी को हम कोरिलेट करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ द टंग से। यस, याद रखिए ये सारी चीजें क्या है, हमारे टंग के इपिथेलियम को बना रहे हैं,
मसल्स को नहीं बना रहे हैं, मसल्स अंदर है, मसल्स डेवलप्स फ्रॉम द ऑक्सीपिटल मायोटोम विच इज सप्लाइड बाय द 12th नर्व एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस विच इज सप्लाइड बाय द फेरिंजियल प्लेक्सस। तो ये हम इपिथेलियम की बात कर रहे हैं। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर सर, दिस एंटीरियर टू थर्ड इज हैविंग द नर्व, विच नर्व आपको याद है, ये फर्स्ट आर्च से डेवलप हो रहा है। सर फर्स्ट आर्च में दो नर्व होते हैं, एक प्री ट्रिमेटिक और पोस्ट ट्रिमेटिक। तो प्री ट्रिमेटिक नर्व था कॉर्डा टिम्पेनाई और पोस्ट ट्रिमेटिक नर्व था हमारा मैंडिबुलर विच इज द नर्व ऑफ द फर्स्ट आर्च। सर मैंडिबुलर नर्व, तो मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच कौन, लिंगुअल नर्व। तो याद रखेंगे, इसीलिए एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, यहां स्पेशल सेंसेशन मतलब टेस्ट सेंसेशन कौन सप्लाई करता है, कॉर्डा टिम्पेनाई विच इज द ब्रांच फ्रॉम द फेशियल नर्व। ग्रॉस एनाटॉमी के साथ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। वाइल द जनरल सेंसेशन मतलब ठंडा गर्म पेन टेम्परेचर, these all are carried by the lingual nerve. Every point is MCQ, बहुत इंपॉर्टेंट है। yes, posterior one third it is developing from the third arch, और third arch की नर्व कौन है सर, glossopharyngeal nerve. so remember the general sensation and taste sensation both are carried by the glossopharyngeal nerve from the posterior one third. posterior most it is developing from the fourth arch which is the nerve of the fourth arch, sir vagus nerve. yes, तो इसलिए याद रखेंगे कि यहां नर्व सप्लाई कौन है सर, 10th नर्व। yes, remember the taste sensation as well as general sensation both are carried by the our 10th nerve, remember it is 10th. ओके, तो इन सारी चीजों को हम एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल नहीं भूलना। टंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अक्सर हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड दे ऑल आर डिपेंडिंग ऑन आवर एनाटॉमी। तो टंग के ऊपर एक सॉन्ग है, मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर से आपके ब्रेन को रिफ्रेश करने के लिए टंग के ऊपर डेडिकेटेड गाना याद रखिए। तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां रे टंग 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 टंग। ओके, सो जस्ट वन फनी थिंग, जहां पर ऐसी चीजें आए तो बिल्कुल याद रखिए कि वो इंपॉर्टेंट है। चलिए, पार्ट्स ऑफ द टंग सर, देयर इज अवर anterior two third of the tongue, yes, there is posterior one third of the tongue, there is our yes posterior most part of the tongue, and also we are going to talk regarding the muscles. अब बताइए कि एंटीरियर टू थर्ड किससे डेवलप हुआ सर, ये हमारा डेवलप हुआ फर्स्ट आर्च से। एमसीक्यू, तो फर्स्ट आर्च की नर्व कौन है सर, लिंगुअल नर्व। सर बेटर टू से मैंडिबुलर नर्व, और इसकी ब्रांच हम किसको कह रहे हैं सर, लिंगुअल नर्व। तो ये जनरल सेंसेशन को कैरी करती है। और इसकी नर्व सप्लाई की बात करते हैं, यस सर, इट इज कैरिंग द टेस्ट सेंसेशन। ये तो जनरल सेंसेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन स्पेशल नर्व कौन था, प्री ट्रिमेटिक नर्व हमारा कॉर्डा, यस, टिम्पेनाई नर्व, जो कि किसकी ब्रांच थी सर, फेशियल की ब्रांच थी। ओके सर, मोटर की बात कर रहे हैं, नो, अभी हम मोटर की बात नहीं कर रहे। मोटर की बात मतलब मसल्स की बात, तो हम इसको लास्ट में देखेंगे। यस सर, देयर इज द अवर नो, ये इपिथीलियम की हम बात कर रहे हैं, तो इपिथीलियम में कोई भी मोटर एक्टिविटी नहीं होती, वो मसल में होती है, इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया। यस, पोस्टीरियर वन थर्ड की बात करते हैं, तो ये किस आर्च से डेवलप हुआ था सर, इट वाज डेवलपिंग फ्रॉम द थर्ड आर्च। एमसीक्यू, नर्व ऑफ द थर्ड आर्च सर, इट इज द ग्लॉसोफेरिंजियल। तो ये टेस्ट और जनरल सेंसेशन दोनों को कैरी करता है। गेटिंग द पॉइंट? ओके सर, एमसीक्यू। अब हम पोस्टीरियर मोस्ट की पार्ट की बात करते हैं। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट इट इज डेवलपिंग फ्रॉम द फोर्थ आर्च। एमसीक्यू, फोर्थ आर्च की नर्व कौन है, 10th नर्व, वेगस नर्व। तो ये जनरल सेंसेशन और टेस्ट सेंसेशन दोनों को कैरी करता है। इस टेबल की आप प्रैक्टिस करेंगे। रिमेंबर, ये इपिथेलियम पार्ट है, तो इपिथेलियम पार्ट में यस कोई भी मोटर एक्टिविटी नहीं होती, सो वी आर लिविंग ब्लैंक। मसल की बात करते हैं, याद रखेंगे, दीज आर डेवलपिंग फ्रॉम द ऑक्सीपिटल मायोटोम, विच इज द नर्व ऑफ द ऑक्सीपिटल मायोटोम सर, देयर इज अवर नर्व 12th क्रेनियल नर्व। तो ये मसल्स हैं, तो मसल्स में आपकी मोटर एक्टिविटी होती है, इनमें सेंसरी एक्टिविटी नहीं है, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं। यस, विच इज द नर्व सर, 12th क्रेनियल नर्व। एक्सेप्ट, याद रखेंगे, इसमें एक मसल है कौन, पैलेटोग्लॉसस, इट इज द मेन मसल ऑफ द पैलेट, इसलिए पैलेट की मसल, पैलेट की नर्व इसको सप्लाई करेगी कौन, फेरिंजियल प्लेक्सेस, इट विल सप्लाई। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपको वेगो एसेसरी कॉम्प्लेक्स मार्क करना है, ये अगर नहीं दिया है तो आपको वेगस नर्व मार्क करना है। सो नो एक्सक्यूज विथ दिस टेबल। एंड एट द लास्ट वी आर गोइंग टू डू द अवर फोकस एरियाज। हमें पार्ट्स ऑफ द जीआईटी पता होना चाहिए, इसके बेसिस में सर्जरी, पीडिया, अलग अलग सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट बनेंगे। जंक्शन ऑफ द फोरगट, मिडगट, हाइंडगट हमने अपने ग्रॉस एनाटॉमी में डिस्कस किया था, फिर से मैं आपको बता दूं, फोरगट और मिडगट का जंक्शन, कॉमन बायोडक्ट ओपनिंग,
मिडगट और हाइंडगट का जंक्शन, रिमेंबर दैट इज द राइट 2/3 एंड लेफ्ट 1/3 ऑफ द कोलॉन, गेटिंग द पॉइंट. फोरगट इज स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिकोफेरिंजियल जंक्शन, हाइंडगट इज एंडिंग एट डेंटेट लाइन. अब आर्टरीज ऑफ द फोरगट, यस सीलिएक ट्रंक, आर्टरी ऑफ द मिडगट हमने पढ़ा था सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, आर्टरी ऑफ द हैंडगट हमने देखा था इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, उसकी सारी ब्रांचेस ग्रॉस एनाटॉमी में ऑब्जर्व की है. यस, रोटेशन ऑफ द जीआईटी, आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है अराउंड द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, यस दैट इज एंटी क्लॉकवाइज एंड टोटल 270 डिग्री. कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स, हमने अम्बिलिकल हर्निया देखा, यस ये फिजियोलॉजिकल होता है, एबनॉर्मल हो जाए तो ओम्फेलोसिल आपको ऑब्जर्व करना है, और इसके साथ में आपको गैस्ट्रोसिस के बारे में लर्न करना है. नॉन रोटेशन ऑफ द जीआईटी देखना है, माल रोटेशन ऑफ द जीआईटी देखना है, रिवर्स रोटेशन ऑफ द जीआईटी देखना है, और फिर डेवलपमेंट ऑफ द टंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नाउ द रिवीजन कैप्सूल्स, डायरेक्शन ऑफ द जीआईटी रोटेशन, यस टेल मी द आंसर. द रोटेशन ऑफ द जीआईटी, सर इट इज एंटी क्लॉकवाइज. टोटल डिग्री ऑफ द जीआईटी रोटेशन, बोलो बेटा बोलो बोलो, यस ये है हमारा 270 डिग्री. फिर उसके बाद एक्सिस ऑफ द जीआईटी रोटेशन इज फॉर्म बाय किससे, सर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड ओम्फेलोसील वर्सेस द गैस्ट्रोसिस. ये आपको हमारी इस वीडियो से ऑब्जर्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल के लिए. एंट्री 2/3 ऑफ द टंग डेवलप्स फ्रॉम द, आपको कहना है सर फर्स्ट आर्च, yes posterior 1/3 of the tongue develops from, आपको कहना है थर्ड आर्च नॉट द सेकंड आर्च, एंड posterior most part of the tongue develops from the our yes फोर्थ आर्च, और रिलेटेड नर्व सप्लाई आपको याद रखनी है. Now, few MCQs, FMG 2021, in a newborn baby, meconium was coming from the umbilicus. तो मिकोनियम फर्स्ट स्टूल ऑफ द बेबी अम्बिलिकस से आ रहा है. तो अगर आप इस वीडियो को याद रखेंगे तुरंत क्लिक करेगा सर ये फीकल फिस्टुला का केस है. इट ऑकर्स ड्यू टू द एबनॉर्मल परसिस्टेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, तो आपका आंसर है विट्रो इंटेस्टाइनल डक्ट. ओके यस. प्रिमिटिव गट इज डेरिवेटिव ऑफ, ये पुराना क्वेश्चन है सर, प्रिमिटिव गट इज डेरिवेटिव ऑफ द अवर प्रिमिटिव योक सैक, गेटिंग द पॉइंट. अब अगला क्वेश्चन आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, नीट पीजी 2012 पुराना क्वेश्चन है, ड्यूडेनम इज डिराइव्ड फ्रॉम. तो याद रखेंगे कि ड्यूडेनम में कॉमन बाइल डक्ट की ओपनिंग के ऊपर फोरगट है, उसके नीचे मिडगट है, सो इट इज आंसर सी फोरगट एंड मिडगट. यस. अब इसके बाद आप यहां पर देखते हैं नीट पीजी 2012 का एक और क्वेश्चन, रेक्टम डेवलप्स फ्रॉम. तो याद रखिए कि रेक्टम जो है वो डेवलप होता है हमारे हाइंडगट से, करेक्ट सर. लेकिन हमने देखा कि ये हाइंडगट फिर से एलेंटॉइस के डिस्टल पार्ट को हम कह रहे थे क्लोएका, तो क्लोएका भी इसका आंसर है. तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में है, मोर स्पेसिफिक बी इज बेटर आंसर देन सी. आपको मोर क्लोज आंसर कहना है. यस ताजमहल इज सिचुएटेड आगरा, आगरा दिए तो बेस्ट आंसर है. अगर आगरा नहीं दिया है तो आपको मथुरा ऑप्ट करना है, मथुरा ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप दिल्ली ऑप्ट कर सकते हैं. यस ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जो हम किस तरीके से डील करना है अपने ग्रॉस एनाटॉमी में देख चुके हैं. सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स. नाउ at the last few motivating lines for all of you from our Dhiro Bhai Ambani Sahab. Yes, think big, think fast, think ahead. Ideas are no one's monopoly. So think it. सोचिए, समझिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. All the best. God bless you all.